नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज अड्डा में और आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नाम नीरज वाजपेयी है। बहुत बातचीत हो रही है कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर के। मैराथन बैठक के बावजूद तय नहीं हो पा रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा और वही ढाक के तीन पात स्टेटस को फिर से सोनिया जी बनी रहेंगी अध्यक्ष। साथ में ये कह दिया गया रस्मी तौर पे कि हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। एक साल पहले जब उन्होंने इस्तीफा दिया था और अंतरिम अध्यक्ष बनी थी सोनिया जी, तब भी यही कहा गया था कि प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन वो एक साल से प्रक्रिया चल ही रही है। अब फिर यही वायदा दिलाया गया है और इससे मुश्किल ये खड़ी हो रही है कि दोनों तरफ के जो दो गुट हैं कांग्रेस के अंदर ही, उसमें रस्साकसी खत्म नहीं हुई है। आपको याद होगा 23 नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी और उसमें ये मांग की कि एक डिसाइसिव विजिबल लीडरशिप चाहिए और साथ ही रिफॉर्म्स किए जाएं पार्टी में। लेकिन जब राहुल जी ने ऐसी बातें आरोप लगाया उनके ऊपर कि ये सब बीजेपी के एजेंट हैं जो लोग कह रहे हैं, तो कपिल सिब्बल जी नाराज हो गए। उन्होंने एक और ट्वीट किया कि अगर ऐसा है तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, 30 साल से राजनीति की है। गुलाम नबी आज़ाद जी भी बहुत आहत हुए। उन्होंने कहा, फिर थोड़ी देर बाद ड्रामा हुआ और वो कहा गया कि राहुल जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं। उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके बात कर ली है कपिल सिब्बल जी से, तो कपिल सिब्बल जी ने अपना ट्वीट वापस ले लिया। लगता था कि कहानी शायद ख़त्म हो गई, लेकिन फिर एक ट्वीट आज कपिल सिब्बल जी ने किया और उसमें उन्होंने कहा, इट इज़ नॉट अबाउट द पोस्ट। ये सिर्फ एक पद की बात नहीं है, इट इज़ अबाउट माई कंट्री विच मैटर्स मोस्ट। अब ये 2 लाइन के ट्वीट का बड़ा गहरा मतलब है, इसलिए चर्चा बनती है कि हम सबको भले ये लग रहा हो कि अंदर फुटबॉल नहीं चल रही है, लेकिन ज़बरदस्त तनाव है, ज़बरदस्त मनभेद भी हो चुके हैं। मतभेद तो कल तक लग रहे थे। और इस बीच एक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री जी ने यह कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में कमी है। अगर सोनिया जी और राहुल जी पार्टी नेताओं से मिलना शुरू कर दें तो आधी से ज़्यादा समस्याएं तो वैसे ही हल हो जाती हैं। यानी उनका ये कहना है कि डिस्कनेक्ट है पार्टी और लीडरशिप के बीच में। आइए उनकी बात सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कुछ तो कमियां हैं नेतृत्व में और सबसे बड़ी कमी ये है कि जो एक मिलने जुलने का एक सिलसिला रहता है हमेशा किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में, वो नहीं है। तो कांग्रेस के पदाधिकारी अगर विभिन्न प्रदेश से आते हैं, अगर प्रदेश अध्यक्ष भी आता है, तो आसान नहीं है कि वो किसी बड़े नेता से यहाँ पे मिल सके। सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सोनिया जी हों, राहुल गांधी हों, अगर ये लोग लोगों से मिलना शुरू करते हैं, पार्टी के रैंक एंड फाइल से मिलना शुरू करते हैं, तो 50% 50% की जो हमारी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो आपने सुना उनका कहना है कि अगर मिलना शुरू करें, बातचीत करें, लोगों से कनेक्ट बनाएं, दूरी बना के मत रखें, तो बातचीत हल हो सकती है। और भी उन्होंने लिखा है, एक और ट्वीट है उनका जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनकी स्वीकार्यता बहुत है, लोग उनको बहुत रिगार्ड से लेते हैं। और जो पत्र लिख रहे थे लोग, ये तरीका गलत है, क्योंकि पत्र लिख के और वो भी सार्वजनिक मंच पे लीक करने से कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये लोग राहुल गांधी के खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि राहुल जी उनकी दुकानें बंद कर देंगे। अब ये इतने सारे विरोधाभासी बयान आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं ट्वीट पे, इसी पे आज बातचीत करेंगे कि कांग्रेस की दिक्कत क्या है, क्यों नहीं वो अपना अध्यक्ष चुन पाते, क्या एक आइडिया नहीं है उनके पास, या एक लीडरशिप की क्राइसिस से कांग्रेस जूझ रही। परिचय करा दें, हमारे जो विशिष्ट मेहमान हमने बुलाए, संबित पात्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही तहसीन पूनावाला जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और झुकाव कांग्रेस की तरफ है। शहजाद पूनावाला जी हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन झुकाव बीजेपी की तरफ है। और शुभ्रांश राय है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन झुकाव कांग्रेस की तरफ है। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा तो अनुरोध सिर्फ एक है कि शुरुआती कमेंट में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक बार उनको बोलने दें, उसके बाद फिर ओपन होगा, फिर आप लोग बीच में बोल सकते हैं। बट एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, निवेदन है, पर्सनल कमेंट से बचिएगा, क्योंकि एक डिबेट है यहाँ पे, इंडिविजुअली एक दूसरे के खिलाफ ना बोले। तहसीन पूनावाला जी, चिट्ठी, ट्वीट, बाइट, उसके बाद एक CWC की बैठक का ड्रामा, फिर शाम को खबर आई सब कुछ ठीक है, यानी जो अभी संबित जी गाना सुनाएंगे, तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। जी नीरज जी,
सबसे पहले तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रगुजार हूँ। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं एक कांग्रेस का समर्थक हूँ। मैं कांग्रेस को हमेशा मैंने अपनी ज़िंदगी में वोट दिया है। मैं आपके मंच पे खुले तौर से कहता हूँ, ये वोट मैं गांधी परिवार यानी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को देता हूँ। मेरी उनमें श्रद्धा है, मैं उनको मानता हूँ, इसलिए मैं वोट उनको देता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। ठीक यही सवाल मैं संबित भाई से भी पूछ सकता हूँ कि बीजेपी के जितने भी अध्यक्ष हैं वो आरएसएस से ही क्यों आते? कभी कोई महिला बीजेपी की अध्यक्ष नहीं बनी। जो अध्यक्ष आपके अभी करंट अध्यक्ष हैं नड्डा जी, क्या वो एक लाइन आधा लाइन अमित शाह जी के खिलाफ बोल सकते हैं? लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है कि जहाँ तक राहुल जी का सवाल है, लोग उनसे उनके चेहरे पर डिसएग्री करते और उनमें वो बड़ा दिल है कि वो बात सुनकर लेते और उस डिसएग्रीमेंट को सहते। सवाल इस चिट्ठी का नहीं है, सवाल समय का है कि जब सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होनी थी तो उस चिट्ठी को लीक किसने किया। खैर, बात सॉल्व हो गई। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में जो मेजॉरिटी जो कांग्रेस के समर्थक है, जो कांग्रेस के वोटर्स है, जो मेंबर्स है, मेंबरान है, वो चाहते हैं कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इनमें से अध्यक्षता बनी रहे। तो ये मेजॉरिटी का डिसीजन है। हम नहीं पूछते कि आरएसएस के अध्यक्ष क्यों कोई ओबीसी नहीं बन सकता या दलित नहीं बन सकता, हम नहीं पूछ रहे। आप कांग्रेस में दखल ना दें। लास्ट चीज कहते मैं अपनी बात ये समाप्त करना चाहता हूं कि देखिए, बार बार ये हमसे कहा जाता है कि आप गांधी परिवार के आगे नहीं देखते। हम मानते हैं कि इस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है। हम मानते हैं कि हमारी आस्था इस परिवार में है। हम इन पे आस्था रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप आरएसएस पे आस्था रखते हैं। ये इलेक्टेड लीडर्स है, मोहन भागवत की तरह नहीं, अनइलेक्टेड एंड अनइलेक्टेबल लीडर्स, जिनका रिपोर्ट कार्ड मोदी जी से लेकर सभी मंत्री जाके मोहन भागवत जी को देते हैं। जी तहसीन भाई, आपके शोल्डर पे जो तार है उसको पीछे डाल दीजिए, दिख रहा है यहाँ से। बाकी दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप व्यक्ति पूजक हैं, आपको नीति सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है, आप केवल उस परिवार के व्यक्तियों की पूजा है इसलिए उनको वोट देते हैं क्या? मेरी श्रद्धा उस परिवार में इसलिए है क्योंकि मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे ज़्यादा समय जंग आज़ादी में जेल में बिताया, सभी फ्रीडम फाइटर्स में से इंदिरा जी और राजीव जी जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, ये परिवार कभी भी इस मुल्क को लेट डाउन नहीं करेगा। मेरे दादाजी, मेरे नाना जी, मेरे परदादा, मेरे परनाना अगर इस मुल्क में रहे, वो इसलिए रहे क्योंकि ये गांधी और नेहरू का मुल्क था, ना कि ये गोलवलकर का मुल्क था, ना कि ये गोडसे का मुल्क था। हमारा श्रद्धा इस परिवार में, इस परिवार ने हमेशा हमारा हाथ पकड़ा है। हम इनको वोट देते हैं और इनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता, हम इनके लिए दिल से जुड़े हुए हैं। दरबारी संस्कृति को आप पसंद करते हैं, आपको लगता है खानदानी राजसत्ता चलती रहनी चाहिए, मोनार्की के आप समर्थक हैं, आप स्वयं करें, मैं नहीं कर रहा हूं। संबित पात्रा जी, आरोप यह है कि जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी है बीजेपी के एजेंट हैं और आप लोग मजे ले रहे हैं, भड़का रहे हैं और जबरदस्ती उनके मामले में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं? नीरज जी, कल से वाकई ये तो सत्यता है कि हम मजे तो ले रहे हैं। क्यों? और मजे क्यों ना लें, आप बताइए। सर फुटवल क्यों नहीं लेंगे मजे, बताइए। सर फुटवल हो रहा है, इनका गजब की परिस्थिति देखिए। वैसे तहसीन अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे मित्र भी हैं, मगर परिस्थिति देखिए, कांग्रेस के घर में आग लगी हुई है और ये जाके देख रहे हैं कि बगल वाले घर में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है क्या, ये तार क्यों ऐसे जा रहा है, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अरे आपके घर में आग लगी हुई है, जल्दी बाल्टी पकड़िए, कहाँ कुआं है, कहाँ पे तालाब है, फटाफट पानी लाइए, उसको बुझाइए। ये बगल वाले घर में जाके ताका झाकी करके कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसकी चिंता आप मत करिए बिल्कुल भी। और हाँ, हम क्यों नहीं मजे लेंगे। आप बताइए कल से क्या ड्रामा चल रहा है इनके घर में। पहले तो कह रहे थे ये 23 लोगों की चिट्ठी के विषय में आप लोगों ने पहले दिखाया कि 23 लोगों ने या कितने लोगों ने चिट्ठी लिखा है, तो इन्होंने कहा बिल्कुल गलत बात है, ये झूठी बातें हैं, कोई चिट्ठी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अगले दिन पूरा का पूरा सीडब्ल्यूसी इन 23 लोगों की चिट्ठी के बारे में डिस्कशन करने बैठा। और बताइए, ये वर्चुअल मीटिंग थी किंतु रियल बीटिंग थी। मीटिंग वर्चुअल किंतु बीटिंग रियल हो रही है। ये कोई रो रहा है, छाती पीट रहा है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं सोनिया गांधी मेरी मां है, कोई बोल रहा है नहीं 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 राहुल ही मेरा सब कुछ है, राहुल नहीं तो मैं नहीं, सोनिया नहीं तो मैं नहीं। कोई 23 लोग बोल रहे नहीं 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 आप इलेक्शन करवा लो। ये इनके घर में हो रहा है, हम क्यों करेंगे कुछ भी इसमें, हम क्यों एजेंट बनेंगे। देखिए, इनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एजेंट है,
क्योंकि कुछ जजमेंट हमारे हक में आ गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारी एजेंट है। इनके हिसाब से इलेक्शन कमीशन भी हमारी एजेंट है, ईवीएम मशीन तो पहले से ही हमारी एजेंट थी, सीबीआई भी हमारी एजेंट है, ईडी भी हमारी एजेंट है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो या अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था ये जाके मैच फिक्सिंग करके आए हैं वर्ल्ड बैंक में, वर्ल्ड बैंक भी हमारी एजेंट है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप तो शुरू से ही हमारे एजेंट बने हुए हैं। मतलब पूरा विश्व हमारा एजेंट बन गया है। अब बस इतना ही इनका रह गया है कहना कि राहुल गांधी भी हमारा ही एजेंट है। और मैं आपको बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूं, मैं कल से मिठाई का डब्बा, यहां अब डब्बा नहीं है, हमने खा लिया, बहुत इंतजार करके आखिरकार वो काजू कतली मैंने खा लिया है। मगर देखिए काजू कतली खरीद के लाए थे हम, बिल्कुल कल से, जब से सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की खबर आई तुरंत मैं दुकान गया, काजू कतली का पैकेट लेके आया था कि जैसे ही राहुल गांधी की ताजपोशी होगी कि वो अध्यक्ष बन गए हैं, मैं सबको काजू कतली खिलाऊंगा। अब बनी नहीं, अब मौका मिला नहीं, मैं खुद ही खा गया हूं कल से, अब सब खत्म हो गया है। अब इसलिए मैं लड़ने वाला नहीं हूं, मैं आराम से बैठ के मजे लूंगा। नहीं, ये तो गलत बात है, आपको सबको खिलानी चाहिए था। आप अकेले कैसे खा गए इतनी सारी मिठाई? अच्छा चलिए, देखिए कभी ना, आप चिंता मत करिए नीरज जी, वो राहुल गांधी ही बनेंगे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, रिले रेस तो चल ही रहा है। हमने कल भी एक इस पर चर्चा की थी सोनिया जी, उस चर्चा में भी यही निष्कर्ष अंत में निकला था कि अभी नहीं तो दिसंबर तक कभी ना कभी बनेंगे राहुल जी, इसमें कोई शक शंका नहीं है। तो आप जो है मिठाई काजू कतली मिलेगा, क्योंकि अन्य गति नास्ती। आप देखिए काजू कतली तो आपके भाग्य में लिखा ही हुआ है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू सोनिया जी, देखिए वो अभी बीमार भी थी, मैं किसी भी व्यक्ति जो बीमार हो उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, मगर ये रिले रेस तो माँ बेटे के बीच में ही चल रहा है। मतलब बैस्टन पकड़ के वो जाके बेटे को पकड़ा दे, बेटे का माँ को पकड़ा दे, फिर माँ जाके बेटे को पकड़ा दे, तो अंततः ये जो बैटन है ये तो आने वाला है राहुल जी के पास। सो आज का काजू कतली मैंने खा लिया है, कल परसों में काजू कतली आप ही के पास आएगा, बांटूंगा तो हम बांटेंगे जरूर हम जी। अच्छा, दो और हमारे मेहमान हैं। शहजाद भाई आप बताएं प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, आप तो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा जीएनबीसी आवाज़ को, क्योंकि आपने आज एक डिस्कवरी चैनल का काम किया है। कैसे? विलुप्त होती हुई एक प्रजाति है कांग्रेस का वोटर और समर्थक, उसको आपने खोजकर अपने चैनल पर आकर वो शुरुआत में जैसे हम सरस्वती वंदना करते वो सोनिया वंदना कर रहा था, इसलिए मैं ऐसे आनंद भी ले रहा था कि कैसे सोनिया वंदना, नेहरू वंदना, राहुल वंदना हो रही है लगातार। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं इस प्रजाति से जिसको आपने बिठाया है इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी के इस नेतृत्व की इतनी है कि 12 करोड़ वोट उनको मिल गए, तो अमेठी में ये स्वीकार्यता क्यों देखने नहीं मिली नीरज जी? इसका भी शोध हमने करना चाहिए कि पूरे देश में इन्होंने वोट बटोरा पर ये पारिवारिक जो पार्टी बन चुकी है उसको अमेठी में वोट क्यों नहीं मिल पाए। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा जरूर कि देखिए मां, बेटा, बेटी और जमाई, इसी में पूरी पार्टी समाई, पर कांग्रेस को ये बात नहीं समझ में आई कि राजनीति जो इस तरीके की हो रही है इसको देश ने की है गुड बाय। ये दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी, मेरे पीछे महात्मा गांधी की मूर्ति भी पड़ी है। महात्मा गांधी के समय पे पार्टी परिवार हुआ करती थी, उसमें महात्मा गांधी के खिलाफ तिड़क चुनाव लड़ते थे, आजाद चुनाव लड़ते थे, पटेल चुनाव लड़ते थे। आज परिवार ही मात्र पार्टी बनकर सिकुड़ चुकी है, इसीलिए 3 परिवार के सदस्यों के बीच में ही मिठाई का डब्बा घूम रहा है, संबित पात्रा का मिठाई का डब्बा। पर संबित पात्रा जी, मैं आपको यह बता दूं कि हो सकता है कि आप मिठाई खिलाने के चक्कर में राहुल गांधी का इंतजार करते रहें, और हो सकता है कि ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं विलुप्त प्रजाति, वो कहे रेहान वाड्रा की जय, और आपको पता चले कि आपकी मिठाई का डब्बा रेहान वाड्रा के मुंह में आपको मिठाई डालनी पड़ रही है। तो ऐसा भी हो सकता है, अगले अध्यक्ष रेहान वाड्रा भी बन सकते हैं। दरअसल मैं सीरियस बात कहना चाहता हूं। सीरियस बात नीरज जी ये है कि जो गांधी परिवार के अंदर नहीं रहेगा ना, उसको इस पार्टी में महत्वाकांक्षा रखना गुनाह है। इसलिए सचिन पायलट के साथ जो व्यवहार हुआ, अगर वो आंतरिक लोकतंत्र की चुनावों की बात करे तो उसका हाल मेरे या संजय झा की तरह होगा, दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। काबिलियत को बार बार डायनेस्टी के नाम पर जो है जाकर सुसाइड करना पड़ता है, जैसे कि ये सुसाइड थियरी देते सुशांत केस में। मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं, सीताराम केसरी से लेकर नरसिम्हा राव के साथ कैसा बर्ताव हुआ वो आप इतिहास में जाकर पन्ने खंगाल लो कि कोई भी गांधी परिवार के बाहर का व्यक्ति होगा तो उसके साथ कैसे होता है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सीडब्ल्यूसी दरअसल क्या है? ये सीडब्ल्यूसी वैसे चमचों वाली कमेटी है, इसलिए जैसे सोनिया गांधी ने ये कहा कि मैं जा रहा हूं, तो वो छोटे छोटे सरदार है ना, कुछ कुछ होता है वाले, वो सारे सरदार उड़ गए और बोलने लगे तुसी ना जाओ, तुसी चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। और देखिए, इनको मैंने कहा था
आंतरिक लोकतंत्र इसलिए लाइए क्योंकि पूरे देश में क्या बोलते हैं, सोनिया जी बोलती है, ए मोदी जो है ये संविधान को नष्ट करता है और ये लोकतंत्र का कत्ल करता है, पर आंतरिक लोकतंत्र पार्टी में नहीं ला पाए। आंतरिक लोकतंत्र इस पार्टी का जीता जागता सबूत ये आपके सामने खड़ा है। यहां पर सिर्फ एक लोकतंत्र चलता है, रिमोट वाला लोकतंत्र, या आप कह सकते हैं धोती फाड़ लोकतंत्र जो सीताराम केसरी के साथ हुआ। बहरहाल अगर ये अध्यक्ष बदल भी देंगे तो वो चलेगा इस मॉडल से, इस यंत्र से जो सोनिया गांधी के हाथ में होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र इतनी सच्चाई है कांग्रेस पार्टी में जितनी कि लोकतंत्र नॉर्थ कोरिया में है। वहां पर किम जोंग उन है और यहां पर किम जोंग उन का प्रतीकात्मक सोनिया गांधी है। और इसीलिए अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ बोलेगा, अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, तो वो देश का गद्दार, पार्टी का गद्दार, सब। ठीक है शहजाद, बहुत लंबा, अब थोड़ा रुकिए, जरा शुभ्रांश को भी बीच में ले आते हैं। शुभ्रांश राय, आप लोगों की सुनी नहीं जाती है, चिट्ठी लिखी गई तो कहा गया एजेंट हैं आप, और मुंह चुप करा दिया गया आप लोगों का। अब बीच बीच में शल्किंग चल रही है, कपिल सिब्बल जी हल्का हल्का एक ट्वीट कर देते हैं और आप कह रहे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। नीरज जी, हमारे ना हम लोग एक गांव की तरफ एक छोटी सी बात कही जाती है, पता नहीं आप उत्तर प्रदेश की भूमि इसको थोड़ा जानते होंगे। उसमें एक बड़ी सुंदर सी लाइन होती है कि बाप ने मारी मेंढकी और बेटा कहलाए तीरंदाज। सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ा सा जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, मैं सब लोगों को सम्मान के साथ ये शब्द कहना चाह रहा हूं कि जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, एक बार एक उंगली उठाते वक्त हम ये तो गौर फरमाएं कि 4 उंगलियां हमारी तरफ भी पड़ी हैं। उस प्रत्याशी का नाम बताइए जो जेपी नड्डा जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उस डेट का नाम बता दिए जिस दिन उन्होंने नॉमिनेशन भरा था। उस प्रत्याशी का नाम बता दिए जो अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़े थे। उस डेट का नाम बता दिए, नॉमिनेशन डेट का, जिस दिन अमित शाह ने पर्चा भरा था। उस प्रत्याशी का नाम बता दीजिए जिन्होंने राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात, शायद नहीं जानकारी ये दे पाएंगे, जब नितिन गडकरी जी अध्यक्ष थे और वो पोस्टर वाला दौर इसके मकान से उसकी कोठी पे चल रहा था, जिसमें बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे एक बड़ी सुंदर सी चर्चा चली थी पूर्ति साइकिल की और पूर्ति इंडस्ट्री की। तो कहने का मतलब ये है कि एक उंगली उठाते वक्त एक और फरमाइए कि 4 उंगलियां आपकी तरफ है, एक बात। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और है नीरज जी, क्योंकि देखिए ये ना गांधी का देश है और कांग्रेस गांधीगिरी से चलती है। वो शाहगिरी, नड्डागिरी या मोदी जी के उस मैजिक से या वन मैन शो से नहीं चलती कि हमने उंगली उठाया, हम जो फैसला कर रहे हैं वही सही है, बाकी दूसरा गलत है। सो कहने का मतलब ये एक छोटी सी बात है कि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, वो चाहे देश में हो या पार्टी में हो, जिसको लगा उन्होंने पत्रचार किया। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रचार करने के बाद उस फोरम पे उनके लिए डिस्कशन किया गया। एक 2-3 बड़ी बड़ी बातें हैं जो कल से चल रही हैं। मुझे मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आपकी कोई बात बुरी लगी, मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी, एक छोटा सा एग्जांपल, आपने बताया नहीं जी हमने तो ऐसी बात नहीं करी, दोबारा उसके ऊपर कपिल सिब्बल जी का एक ट्वीट आया। अब आज का क्या ट्वीट है, उसका क्या मतलब है, आप अधिक विवेचना कर पाएंगे, लेकिन मेरी विवेचना से ऊपर दिख रहा है। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लोकतंत्र यही तो कहलाता है। उसमें आदमी ने क्या रेज किया था, क्वेश्चन ये था कि जो पत्र की टाइमिंग है, जैसा अभी संबित भाई ने जिक्र किया कि जो कोई बीमार है या कोई हॉस्पिटल में, उस पर हम चर्चा नहीं करते, भाई कब क्या है, वहां टाइमिंग वही थी कि सोनिया जी उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी। इतनी सी छोटी सी बात। सुनो ना भाई शुभ्रांश जी, आप जो है ना 3 तूफान और जापान की बात करने लगते हो। जो 4 उंगली आप इनको दिखा रहे हैं, वो 4 उंगली उनको दिखाओ ना 23 लोगों को। क्यों 23 लोगों को क्यों उंगली दिखाए? लोकतंत्र का मतलब, जब सोनिया जी बीमार तो ऐसे समय चिट्ठी क्यों लिखी उन्होंने, उनसे पूछिए आपका सवाल वैलिड है। सुनिए, और कपिल सिब्बल, नहीं रुकिए 1 मिनट रुकिए। कपिल सिब्बल ने जो आज लिखा, मैं फिर से पढ़ता हूं वर्बिटम, अंग्रेजी में है, मुझे लगता है कि आप अच्छे समझ लेंगे। इट इज नॉट अबाउट द पोस्ट, पद का सवाल नहीं है, इट इज अबाउट माई कंट्री विच मैटर्स मोस्ट। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है? ठीक है। अब ऐसा नीरज जी 2 बातें। पहली बात यह है कि जिन 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी, जिनको आप और कल से हम देख रहे हैं G23 कहा जा रहा है, तो यही तो लोकतंत्र की विशेषता है कि कम से कम आप चिट्ठी लिखिए, चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, अपना कंसर्न दीजिए, सवाल रेज करिए, अपनी मीटिंग्स करिए, और नतीजा सिफर। अरे G23 नहीं भाई, अब G24, उसमें अनिल शास्त्री को भी आप जोड़िए, जिन्होंने आज ये बात कही है कि आपके पार्टी में डिस्कनेक्ट है। अच्छा अब अरे भाई हो गया ना आपका, इतना लंबा वो ओपनिंग रिमार्क देंगे तो देखिए तहसीन जी एकदम शांत बैठे हुए हैं। अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, अब आप लोग अपने अपने जवाब दीजिएगा। संबित भाई जवाब दीजिए, आपके यहाँ भी कह रहे लोकतंत्र नहीं, नड्डा जी के खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं भरा।
देखिए नीरज जी, मैं अन्यथा मत मानिएगा। मुझे लगता है आज कांग्रेस के लोगों को घर में रहना चाहिए था, कहीं घूमने फिरने चले जाते। क्यों डिबेट का, आज डिबेट में नहीं आना चाहिए था। अभी मेरे प्यारे भाई सुब्रांश जी इतनी जोर से चिल्ला रहे थे, ये तो इतने जोर से तो कपिल सिब्बल भी नहीं चिल्ला रहे हैं जितने जोर से सिब्बल जी ये सुब्रांश जी चिल्ला रहे हैं। गलती से सिब्बल निकल गया, ये सुब्रांश जी चिल्ला रहे हैं, बताइए। और दूसरी बात है, ये सब बोल रहे हैं हम जीवंत पार्टी हैं जी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब चिट्ठी लिख सकते हैं, सब कुछ। अरे मैं तो ईश्वर से कल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं गणपति बप्पा जी से प्रार्थना कर रहा हूं, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा हूं कि हे सुब्रांश जी और ज्यादा लोकतंत्र मुबारक हो। अभी चिट्ठी लिखी है, कल जूतम पैजी भी करें, कल जूते सर बीच में तो मैं नहीं बोला था सर, ये बीच में बोलने का काम मैं नहीं कर सकता। ये CWC की मीटिंग नहीं है सर, ये डिबेट है। ये नीरज जी जरा इनको समझा दीजिए, ये CWC की मीटिंग नहीं है, ये डिबेट। अरे सुब्रांश जी भाई अपनी अपनी बारी में, फायदा नहीं है, अपनी अपनी बारी में, आपकी बारी आई तो आप जवाब दे लीजिएगा। अभी उनको बोलने दीजिए जी। सुब्रांश जी, अरे सुब्रांश जी, मैंने अभी इतना जोश अगर आप लोग पार्टी में दिखाते हो तो नेता तय कर लेते सर। डिबेट में इतना जोश दिखाने से क्या होगा? समझिए, कंप्लीट करें अपनी बात। सुब्रांश जी शांत, अपनी अपनी बारी में सर, सबको बोलने का बहुत मौका मिले। देखो तो रिमोट दिखा रहे हैं भैया वो। पिछले 7 महीनों से बंद है। नहीं, वो सोनिया के पास रिमोट है उनका, सोनिया ही म्यूट कर सकती है चिल्लाने से। अरे सोनिया म्यूट दबाइए इनके ऊपर प्लीज। ठीक समीर जी अपनी कंप्लेंट किया, उसको तहसीन के पास चलता हूं मैं। जी रिमोट से ही चलते हैं। अरे सुब्रांश भाई शांत हो जाइए, आप चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। सुब्रांश जी शांत हो जाइए। अरे कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। आपकी बारी के बिना जब सब लोग बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। सुब्रांश जी शांत हो जाइए भाई प्लीज। मैं अब दोबारा नहीं कहूंगा, फिर मैं माइक बंद कराऊंगा, आप बुरा मान जाओगे फिर। अपनी अपनी बारी बोलिए ना, हम तो इतना समय दे रहे हैं आपको सबको, 2-3 मिनट का भाषण आप शुरू में ही दे रहे हैं। समीर जी अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद तहसीन और शहजाद के पास। जी समीर जी आप बोलना शुरू करिए, इनकी आवाज नहीं आई। ये जो डेमोक्रेसी, अरे लोकतंत्र, हाँ ये जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि डेमोक्रेसी इनको मुबारक हो। अगर यही डेमोक्रेसी ये चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से और प्रार्थना है कि इनको और डेमोक्रेसी दें, ये सड़कों पे लड़े, एक दूसरे को सर को भी फोड़े और चिट्ठी लिखा जाए और जूतम पैजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर ऑन अ सीरियस नोट, ये जो चिट्ठी है जो G23 ने लिखा है, आप अब 24 हो गए हैं, उस चिट्ठी का कंटेंट क्या है? उस चिट्ठी का पहला कंटेंट है, अंग्रेजी में है, वी वांट अ फुल टाइम एंड विजिबल प्रेसिडेंट। हमें एक फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए और एक विजिबल प्रेसिडेंट चाहिए। मतलब 6 वर्षों से इनके पास फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है। यही तो हम भी कह रहे थे, यही पूरी दुनिया कह रही है कि पार्ट टाइम प्रेसिडेंट है, ये रहते कहाँ हैं? अनवर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए इनको, जो काम करता हो। क्योंकि चिट्ठी में लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो ना सिर्फ काम करता नजर आए, बल्कि असल में जमीन पर उतरकर काम करे भी। क्योंकि हमारा काम है पार्टी को फिर से खड़ा करना। मतलब खुद ये डेमोक्रेटिक लोग, जो अच्छे लोग हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेसी भी नहीं कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि पार्टी को खड़ा करना है। मतलब पार्टी लेटी हुई है, खड़ी नहीं है। और ये खुद कह रहे हैं कि एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए जो केवल काम करते हुए दिखने का नाटक ना करे, जमीन पे उतर के थोड़ा बहुत काम करे। अरे यही तो है, ये आधे मिनट का जो वीडियो डालते थे राहुल गांधी कि इसमें क्या हो गया, उसमें क्या, ये सब ड्रामा कर रहे थे। लोगों को चाहिए जमीन पे उतर के काम करने वाला नेता। तो ये डेमोक्रेसी आपको मुबारक हो, हम बिल्कुल चिल्ला। तहसीन पूनावाला जी, मैं तो चाहता हूं कि तहसीन भाई भी और सुब्रांश जी भी एक चिट्ठी लिख दे। दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, इसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। 23 लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, अब उसमें 24 शामिल हो गए। बहुत महत्वपूर्ण इशू उठाया है और ये साफ दिख रहा है कि आप वहाँ एक ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आप ही लोगों के नेताओं ने कहा है कि वो जो चिट्ठी लिखी गई है वो एक साजिश के तहत लिखी गई। और अनिल शास्त्री कह रहे हैं कि वो लोग राहुल गांधी को रोकने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि राहुल बने। राहुल जी अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, अध्यक्ष बनना चाहते हैं, लेकिन समस्या खड़ी हो रही है। अब मेरा सवाल ये है कि समस्या भी वहीं है और सुझाव भी वहीं पे है, तो दिक्कत क्या है? क्यों नहीं तय करते? कल इतनी बड़ी CWC, दिन भर आप लोगों ने हैरान किया सबको, मीडिया वाले भी बेचारे टकटकी लगाए देख रहे थे कि कुछ होगा, फिर वही डाक के 3 पात। मीडिया वाले तो है ही बेचारे। तहसीन जी, नहीं सुब्रांश जी, तहसीन जी से पूछा है जी। मीडिया वाले तो है ही बेचारे। हमारे मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत ख़त्म हो रही है और विपक्ष में जमहूरियत है, लोकतंत्र है कि नहीं, इस पे पूरे दिन अटकलें लगा रही है मीडिया तो है ही बेचारी। देखो, उस चिट्ठी के अंदर कुछ लेजिटिमेट बातें हो सकती है, उसे कोई नकार नहीं रहा है,
ना ही उस चिट्ठी के कंटेंट्स पे ज़्यादा कोई प्रश्न उठे। यही तो लोकतंत्र है, आप सवाल जवाब करना ही चाहिए आपको। सवाल इस चीज़ पे उठ रहा है कि जब 7 अगस्त को वो चिट्ठी दी गई थी माननीय सोनिया जी को, उसके बाद ये तय हो गया कि CWC में ये चिट्ठी टेकअप होगी और CWC की डेट फिक्स्ड हो गई थी। उसके बाद ये लीक क्यों हुई और किसने किया लीक, इस पर आपत्ति है, चिट्ठी पर आपत्ति नहीं। मैं क्लैरिफाई करूँ, ये बात मैंने स्वतः कब मैं आपको बताता हूँ, मैं उस पर आता हूँ, मुझे 10 सेकंड का और थोड़ा सा 10-20 सेकंड का समय दीजिए। ये बात मैंने स्वयं कपिल सिब्बल सर और बाकी लीडरों से भी क्लियर किया है। दूसरी बात, हमारी अध्यक्ष, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी है, राहुल जी है, ये लोकसभा चुनाव जीत कर आते हैं, ये इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मोहन भागवत जी जिनका सिलेक्शन उन 12 परिवारों ने आरएसएस में किया, जो आरएसएस कभी एक दलित या ओबीसी को अध्यक्ष नहीं बनेंगे, वही 12 परिवार चुनते जिनके पिताजी एक प्रचारक थे आरएसएस के गुजरात के अंदर। वो हमें सिखाएंगे लोकतंत्र क्या, और उनके पास जाते तहसीन जी सुनिए ना, हर्षवर्धन जी सब। पहली बात तो देखिए, वो चिट्ठी जो है, प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए, तो सुन लीजिए ना प्लीज। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूं। जब भी मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, आप मुझे काटिए मत, ताकि ऑडियंस को सुनने दीजिए। मैं दोबारा से ये पॉइंट कहूंगा क्योंकि बहुत जरूरी है। मैं उसी पॉइंट पे काउंटर करना चाहता हूं। मोहन भागवत जिनके पिताजी खुद आरएसएस में, जी मैं आप कीजिए, मेरे पॉइंट होने दीजिए। मोहन भागवत जिनके पिताजी खुद प्रचारक थे, उनके पास ये इलेक्टेड एमपीज रिपोर्ट कार्ड ले जाते और रिपोर्ट कार्ड दिखाते। कौन है मोहन भागवत, क्यों उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हो? और मैं कहां से कोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं CNBC की रिपोर्ट कोर्ट कर रहा हूं, CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट कर रहा हूं। और अमित शाह जी जाते उनको रिपोर्ट कार्ड दिखाने, हु इज ही, क्यों उनको रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे? सोनिया जी तो चुनकर आती है। अब तीसरी बात, और अपनी बात समाप्त करता, आपको काउंटर करना है तो कर लीजिए, फिर मैं तीसरी बात करता हूं, कोई बात नहीं। नहीं, मेरा सवाल इस पे, काउंटर से मतलब मेरा सवाल ये है, मुझे आने दीजिए, मैं आ रहा हूं। हाँ शहजाद, आप ही बोल लीजिए, बोलिए शहजाद, बोलिए। हाँ, मुझे एक लाइन कहना था, आपने मुझे काउंटर के लिए रोका। एक लाइन और दे दीजिए मौका। अच्छा रुको शहजाद भाई, नहीं, एक से ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है। नीरज जी आप मुझे आने दीजिए। हाँ आइए, चलिए आप दोनों लोग आइए, दोनों लोग स्क्रीन दिखाइए भाई। शहजाद को बोलने दीजिए, मैं बाद में बोलूंगा, कोई बात नहीं। बोलिए को बोलने दीजिए, कोई बात नहीं, उनको बोलने। मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। छोटा भाई होने की वजह से बार बार मुझे प्रताड़ित किया जाता है। मुझे बोलने दीजिए अपनी बात, प्लीज। आप बोलिए, आप बोलिए, प्लीज बोलिए आप। देखिए, बात चिट्ठी के लीक, हाँ आपकी अनुमति की जरूरत नहीं, एंकर देंगे अनुमति। बोले शहजाद भाई। के लीक की नहीं, पार्टी के ठीक करने की बात है। बात चिट्ठी के लीक नहीं, पार्टी के ठीक करने की बात है। मैं 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। आज आपने मुझे शुरुआती दौर में बीजेपी के समर्थक के रूप में इंट्रोड्यूस किया। नहीं, मैं परिवार के समर्थक में नहीं हूं और मैं देश के समर्थन में हूं, यह मेरा असली पहचान है। और मैं आज एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, और मैंने 15 साल गुजारे इस पैनल पर बैठे, सबसे ज्यादा कांग्रेस में इतिहास काम करने का मेरा है। मैं उस हैसियत से पूछ रहा हूं। बीजेपी क्या करती है उसको छोड़ दीजिए। बीजेपी के वैसे तो पिछले 25 साल में 8 अध्यक्ष बदले गए, ठीक है, और मेरे घर में, मतलब मेरी पार्टी में, ये एक नेता चुनाव दर चुनाव हारता है। 29 चुनाव हारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इस व्यक्ति का। उसको आप परफॉर्मेंस के बिना प्रमोशन देते हैं। और मैं जब सवाल पूछता हूं तब आप मुझे बोलते हैं पर बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, इसलिए आप क्यों लोकतंत्र की बात करते हैं? अरे बीजेपी को रखो साइड में यार। आप देश भर में लोकतंत्र का झंडा उठाना चाहते हैं, पार्टी में लोकतंत्र लाने को तैयार नहीं है। मैंने चिट्ठी लिख दी, मैंने आवाज उठा ली, और मैंने क्या रखी थी बात? मैंने 2017 में चुनाव करवाने की बात की थी। मैंने कहा था मुगल सल्तनत की तरह ताजपोशी मत कराओ। तो मुझे पार्टी से ही नहीं बल्कि इस व्यक्ति ने परिवार से बेदखल कर दिया था। आप कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र है, ओहो हमारी पार्टी में बड़ा लोकतंत्र चल रहा है, पत्र लिख रहे हैं, लोग बातें रख रहे हैं, काय की बात रख रहे हैं? भाई अगर आप में हिम्मत है तो कहिए कि परिवार के बाहर भी चुनाव कराया जाए, परिवार के बाहर भी आप कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष को खोजा जाए। ये नाम के लिए एक आदमी को बना भी देंगे तो रिमोट ये लोग चलाएंगे। आज दिक्कत ये है कि कांग्रेस के पूरे स्ट्रक्चर को एक परिवार के हित को आगे रखने के लिए कर दिया गया है, और इसीलिए पार्टी ने, ये प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। प्रियंका ने जब शुरुआत की, ज्वाइन किया पार्टी, तब उनको कहा गया, अखबार में छपा था, प्रियंका जॉइंस फैमिली फर्म। और प्रियंका की क्या हैसियत थी कि उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया? और उनका क्या परफॉर्मेंस रहा? उत्तर प्रदेश में 1 सीट जीती कांग्रेस, क्यों उनको जनरल सेक्रेटरी बनाकर रखा है? और आने वाले दिनों में उनका बेटा अध्यक्ष बनेगा, पर शहजाद जैसा कार्यकर्ता, उसकी कभी हैसियत नहीं बनेगी कि वो अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ सके, क्योंकि पार्टी में वो जगह ही नहीं है। और बीजेपी को छोड़ दीजिए सर, बीजेपी का मामला ही नहीं है इसमें। जवाब, भाई वर्सेस भाई। बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा। शहजाद ने बहुत संक्षेप में जवाब नहीं, देश वर्सेस परिवार, देश वर्सेस परिवार उसने लगाया। हाँ, देश वर्सेस परिवार। बोलिए तहसीन भाई। जी, मैं जवाब दे देता हूँ शहजाद, चिल्लाने की जरूरत नहीं है आपको। जी,
शहजाद ने 2 आरोप लगाए। सबसे पहला आरोप उन्होंने लगाया कि चुनाव का किसी ने किसी को नहीं रोका है चुनाव लड़ने से। कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का भी अधिकार बनता है चुनाव लड़ने का और किसी और का भी, शहजाद का भी अधिकार बनता है लड़ने का, जो उसकी प्रक्रिया फुलफिल करे और लड़े। अब आप ये कह दो कि चुनाव मैनिपुलेटेड है, पहले से आप हार मान लो, वो अलग चीज़ है। प्रसादा जी के पिताजी, जितिन प्रसादा जी के पिताजी भी चुनाव लड़े थे और उसके बाद जितिन प्रसादा को अकोमोडेट किया था, उनको भी अकोमोडेट किया था। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। शहजाद आप भी इस बार फॉर्म भर लेना। दूसरी बात, परिवार से बाहर मैंने आपसे रिश्ता तोड़ा। मैं अपनी परिवार की बात टीवी पे नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 1 सेकंड में जवाब दे दूं। आपने अटैक और बार बार आप अटैक प्रियंका जी के बच्चों पर करते हो, जो मेरी पत्नी आपकी भाभी के भतीजे है और भतीजी है और जिन्होंने आपको रिस्पेक्ट दिया है। आप कम से कम उन बच्चों को इस डिबेट में नहीं लाते जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। जब आप उन पे राजनीतिक हमले करते हो अपनी सस्ती राजनीति के लिए, इसलिए मैं आपसे डिस्टेंस रखता हूं। आप मेरे भाई हो, लेकिन मैं आपसे इसलिए डिस्टेंस रखता हूं। मुझे इसके आगे आपसे कोई इस बात में अपने परिवार की बात नहीं करनी है। जवाब देंगे आप? जब आप मेरी पार्टी को, एक सेकंड, जब आप मेरी पार्टी को केवल परिवार के 3 सदस्यों में सिमट कर रख देंगे तो हमले तो अकाउंटेबिलिटी और जवाबदेही के नाम पर होंगे। अगर आपको लगता है कि एक लोकतंत्र में आप बिना कोई परफॉर्मेंस दिए आपको बार बार प्रमोशन मिलता रहेगा और एक शहजाद पूनावाला क्योंकि उसके पारिवारिक रिश्ते हैं उनसे, उसके लिए वो सवाल नहीं करेगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। और यही दिक्कत है कि आप देश को परिवार समझते हैं और मैं देश को परिवार मानता हूं। आप परिवार को ही देश समझ के भूल बैठे हैं। आप लोकतंत्र के बदले परिवार तंत्र में यकीन रखते हैं। दिक्कत कांग्रेस पार्टी की भी यही है कि परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानना और परिवार को देश और भगवान मानना, और यह जो भी करेगा वो बार बार इस गलती को दोहराएगा। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि परिवार तंत्र को लोकतंत्र में तब्दील करके इस भुलावे में मत रहिए कि वहां पे बड़ी आजादी चल रही है। मेरिट कहां है? काबिलियत को हमेशा डायनेस्टी के सामने नतमस्तक क्यों ना पड़ता है? तो आप इस तब्दीली का हिस्सा बनिए। ये अधिकार है, किसने आपको रोका है? प्लीज लड़िए। मैं लड़ने गया था, चुनाव होते हैं वहां पे। आप लड़िए। कांग्रेस में उतने चुनाव होते हैं जितने के चीन में होते हैं। अभी आप अलग डिबेट पे जा रहे हो। मतलब चीन में चुनाव, ठीक है ना? ठीक है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब जरा आपकी मर्जी है। संबित भाई और शुभ्रांश की तरफ आते हैं। कई गंभीर आरोप लगाए हैं तहसीन ने, हालांकि मैं भी उसमें काउंटर के तौर पे एक क्वेश्चन रखना चाहता था कि जो आप बार बार आरएसएस कह रहे हैं, मुझे आप एक बात याद दिलाइए कि कब आज तक आरएसएस में कोई डिस्प्यूट हुआ किसी पद को लेकर के? सर, उसने डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन तो आपको मिलेगी नहीं कहीं पे। ये मैं सवाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अगर याद हो कहीं पे कि कोई डिस्प्यूट हुआ हो तो आप बताइएगा। सवाल इस बात का है। दूसरा बात, आपने कहा कि वहाँ पे भी कौन से चुनाव होते हैं, नड्डा जी पता नहीं तमाम नाम आपने गिना डाले। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो उससे ज़्यादा आपको कहीं मिलेगा नहीं। और जिस परिवार को आप कहते हैं कि संघ परिवार और गांधी परिवार की आप तुलना करने लगते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। लोगों को सुन के लगता है वो क्या बातें कर रहे हैं आप। वो परिवार वैचारिक परिवार है, ये परिवार जैविक परिवार है। फर्क नहीं दिखता आपको क्या? संबित भाई, आरोप है आपके ऊपर ये। ठीक है, मैंने सुना ध्यान। देखिए नीरज जी, आप मार्क कर रहे होंगे, मैं आज बिल्कुल उत्तेजित नहीं हूं। हमें उत्तेजित होने की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ टवल हो रहा है कांग्रेस के घर में, आग लगी हुई है। मैं तो चाहता हूं कि थोड़ा सा मजे ही ले बाहर बैठ के। 2-3 बातें जो आपने पूछा, देखिए एक मन का परिवार है, एक तन का परिवार है। मन का परिवार मतलब मल मिला है कुछ लोगों का, एक विचार है हमारा, खून का कोई संबंध नहीं है, परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता सिर्फ इतना है, राष्ट्रवाद का रिश्ता है, देश को आगे बढ़ाना है, हमने उसे परिवार कहा है। जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये कहेंगे पूरा विश्व परिवार है ना, कहावत है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। वैसे संघ परिवार भी है क्योंकि हमारे विचार एक है। मगर जो इनका परिवार है वो तो खून के रिश्ते वाला परिवार है, तन का परिवार है, मन का परिवार नहीं है। मगर मैं इनको एक्सप्लेनेशन क्यों करूं? आप देखिए, अगर मैं तो बोल रहा हूं आप अभी जाके राहुल गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दीजिए। हमने रोका है क्या? हमने कहा है कि ये इलेक्शन मत लड़ो, वो इलेक्शन मत लड़ो, तुम इसको मत बनाना, उसको बनाना। अरे आपके घर में अध्यक्ष आप बना नहीं पा रहे हैं, आप पूरे देश को संभालना चाहते हैं। जिसके घर में खुद का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, जूतम पैजी घर के अध्यक्ष के लिए हो रहा हो, वो चीन संभालना चाहता है, कोरोना संभालना चाहता है, पूरा विश्व संभालना चाहता है। तीसरी बात ये बोल रहे थे कि बाकी सब लोग जाके संघ के आगे रिपोर्ट करते हैं। अरे भैया, आपको याद होगा ना, वो एक बहुत फेमस किताब था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें लिखा हुआ था कि सारी फाइलें 6 बजते ही पुलक चटर्जी जो सेक्रेटरी थे उस समय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के, सारे फाइल खींच के मनमोहन जी के नाक के नीचे से ले जाते थे। कहां ले जाते थे? सोनिया गांधी जी के पास।
अरे कितने ऐसे मैंने वीडियो देखे हैं कि सोनिया गांधी जी नमस्ते तक नहीं कर रही हैं प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह को। खैर मुझे उससे भी गुरेज नहीं है, आपको जो करना है करिए, मगर याद रखिए अगर आपके पास टैलेंट नहीं है, आपके पास खर्च करने के लिए अकल नहीं है, आप अनुशासनहीन हैं, तो इसकी गलती हमारी नहीं है। और अंत में नीरज जी मैं बता दूं, अनुशासनहीनता इज नॉट इक्वल टू लोकतंत्र। अनुशासनहीनता, सड़क पे लड़ना, चिट्ठीबाजी करना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, इसको लोकतंत्र नहीं कहते हैं, इसको केओस और कंफ्यूजन कहते हैं। जी अच्छा, सुब्रांश जी एक सवाल का जवाब दे दिया। अनुशासन की बात आप कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी विदेश में थे और अध्यादेश इधर राहुल जी ने फाड़ दिया था। एक सरकारी दस्तावेज को फाड़ दिया, ये लोकतंत्र अनुशासन है। खैर रेफरेंस के तौर पे बताया जिससे आपको बार बार ये बात स्ट्राइक करती रहे। सुब्रांश राय, जो पार्टी में इस समय है स्थिति, अध्यक्ष चुन नहीं पा रहे हैं, 3 लोगों के इर्द गिर्द परिक्रमा चल रही है। जो 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी उनको एक बार डांट पड़ी तो सब चुपचाप बैठ गए, अब धीरे धीरे सल्किंग करके एक मैसेज लिख रहे हैं। कोई आइडिया है, कोई एहसास है, कर रहे हैं कोई डेमोक्रेसी है? आपको फील होता है कभी कि यार क्या हो रहा है इस पार्टी में? नीरज जी, आपने रेफरेंस के लिए एक वर्ड बताया जो आपको बार बार हिट करता रहा, ऐसा आपका शब्द था। और अभी संबित भाई ने भी जिक्र किया, इन्होंने कुछ वीडियोस बताए, अब बोलने दीजिए सर। इन्होंने कुछ वीडियोस बताए, इन्होंने बहुत सारे वीडियो देख रखा है कि सोनिया जी नमस्ते का जवाब नहीं देती। एक वीडियो मैं भी देख रहा था अभी इंस्टेंट 7-8 मिनट पहले कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को अमित शाह जी ऐसे धक्का दे रहे हैं, भैया तुम पीछे रुको, आगे तो हम ही और मोदी जाएंगे, तुम पीछे खड़े रहो। वो वीडियो हमने अभी देखा लेटेस्ट में, तो हम वीडियो की बात न करें तो बेहतर है। वो क्या है ना कि जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घरों को पत्थर नहीं मारते। तो अभी हमने आपके अध्यक्ष का कद और पद देखा है। दूसरी बात देखिए नीरज जी, मैं थोड़ी बड़ी बात आपको बताता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वजूद नहीं है बगैर संघ के। अगर संघ नहीं है ना तो भारतीय जनता पार्टी की कल्पना बेकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वही अध्यक्ष हो सकता है जो संघ से आया गया हो। इसी तरह से कड़वी सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं या कांग्रेस जो संस्थान है, ये शुरू हुई थी गांधी के कर्मों से या गांधी के प्रभाव से या गांधी के मेहनत से या गांधी की यात्रा से। और आज ये सत्य है, ये कटु सत्य है कि तमाम लोगों को जोड़ने, बांधने और पिरोने की क्षमता अगर किसी में है तो ये केंद्र प्रकरण है वो गांधी परिवार में ही है, और वो सोनिया जी और राहुल। अरे गांधी जी तो चाहते थे पार्टी खत्म कर दी जाए, वो भूल गए क्या आप? नीरज जी प्लीज बोलने दीजिए ना। नीरज जी, अगर आप बीच में मेरी बात काट देंगे तो बात का मतलब बदल जाएगा। तो नहीं मतलब क्या, मैं तो खाली एक पॉइंट रख रहा हूँ, ये आप बोलते समय ध्यान रखें। गांधी जी ने कहा पार्टी खत्म कर दी जाए। 1 मिनट रुकिए ना। अरे भैया, गांधी जी ने तो ये भी कहा था पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई कारपोरेट जो है वो मीडिया में एंटर नहीं कर सकता। वक्त के साथ किसने कराया पिछले 50-70 साल में? किसने कराया? तो रुक जाइए ना। तो कहने का मतलब ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी, और मुझे ये याद नहीं, अभी आपने एक रेफरेंस के लिए कोट किया, मुझे ये बता दीजिए कि लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव होता है, मुझे कांग्रेस का चुनाव 1, 2, 3 याद आ रहा है। जब याद है कि शरद पवार जी भी चुनाव लड़े थे, राजेश पायलट भी चुनाव लड़े थे, किसको क्या वोट ऑफ परसेंटेज मिला था, वक्त की बात है। मुझे एक वाक्य बताइए, आप गूगल करके, नीरज सुनिए, आपके लिए टास्क है, एक वाक्य बताइए, कोई बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था, लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? अरे प्रभु सुनिए, अरे मुझे सोचने के लिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ। सुनो सुब्रांश, सोचने के लिए एक टास्क है। मुझे बताओ पिछले 8-10 सालों में एआईसीसी की कितनी बैठक हुई है? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ये आपके लिए टास्क है कि एआईसीसी की कितनी बैठक ब्रेक हुई है पिछले 10 सालों में, वो आप मुझे बताएंगे। मैं ब्रेक के बाद आके आपसे यही सवाल पूछूंगा और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप कितना याद कर पाते हैं। ब्रेक के बाद आता हूं, बहुत छोटा सा ब्रेक है। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में, और आज बातचीत हो रही है कांग्रेस के आंतरिक मामलों पे, क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी है जो अध्यक्ष चुनने के लिए काफी कश्मकश, जद्दोजहद और मुश्किल दौर से गुजर रही है, तय नहीं हो पा रहा। शहजाद पूनावाला, आप सबसे पहले इशारा कर रहे हैं, शुरू करिए, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
देखिए, एक यहाँ पर भ्रांति ये पैदा की गई कि अगर हमारे नेता यूनाइटेड नेशंस का भी चुनाव लड़े तो वो पहले प्रथम श्रेणी में आएंगे। इतने बड़े नेता है देश के, तो मैं इनसे हाथ जोड़कर पूछना चाहूँगा कि ये बड़े नेता अमेठी में क्यों हार गए और उनको अमेठी छोड़कर वायनाड, कांग्रेस वायनाड कमेटी क्यों बनानी पड़ी? और अगर इतने ही ये लोग ताकतवर नेता है, पूरे देश में इनकी छत्र छाया है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 29 चुनाव क्यों स्टेट के हार गए? और ये क्या अभी घोषित कर देंगे कि हम अगला चुनाव नरेंद्र मोदी को जाकर उनके वाराणसी के गढ़ में उनको चुनौती देते हैं और उनको वहां से हराएंगे हम नरेंद्र मोदी को? ये अभी प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी, देश के सबसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता, ये घोषणा करेंगे क्या? इनको कर देना चाहिए। इतने बड़े नेता है कि ब्रह्मांड में कोई भी चुनाव हो जाए, ये सोलर सिस्टम का भी चुनाव जीत सकते हैं। मैं मानता हूं ये, तो मुझे लगता है कि इनको आज घोषणा कर देनी चाहिए। क्यों, आपको नहीं लगता नीरज जी? तहसीन जी को लगता होगा, पूछते हैं। तहसीन जी बताइए। नीरज जी, मैं उसका जवाब दे देता हूँ संक्षेप में। पहले एक चीज़ का जवाब दे दूँ। संबित भाई ने कहा कि खून का रिश्ता उनके पार्टी में नहीं है। मैं नहीं जानता था अनुराग ठाकुर जी और धूमल साहब का खून का रिश्ता नहीं, पंकजा मुंडे जी और लेट गोपीनाथ मुंडे जी का खून का रिश्ता नहीं, पूनम महाजन जी, प्रमोद महाजन का खून का रिश्ता नहीं, यहाँ तक कि मोहन भागवत जी और उनके पिताजी मधुकर राव भागवत जी का कोई खून का रिश्ता नहीं, पीयूष गोयल जी, देवेंद्र फडणवीस भी, उनके पिताजियों के साथ खून का रिश्ता नहीं था। मैं इस चीज़ में नहीं जाना था, इस तरह की बातें मैं नहीं करना चाहता था। क्या आप जानते हो यहाँ पर कि 1925 से आरएसएस के मुखिया कौन थे? हेगडेवर, मराठी ब्राह्मण, परांजपे मराठी ब्राह्मण, गोलवलकर मराठी ब्राह्मण, देवराज मराठी ब्राह्मण, सुदर्शन जी कन्नड़ा ब्राह्मण, भागवत जी मराठी ब्राह्मण। मैं आपसे पूछता हूं क्या आरएसएस में प्रभु मेरे सवाल का जवाब दो। सर सर मैं बीच में नहीं बोलता हूं। आई रिक्वेस्ट यू सर, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। आई एम बीइंग हेकल्ड। मैं अपने पॉइंट रख रहा हूं, कामली रख रहा हूं, इट्स नॉट फेयर। मेरा सवाल जो था, हेगडेवर, परांजपे, गोलवलकर, देवराज, सुदर्शन, मोहन भागवत जी। सर मैं अपनी बात रख सकता हूं? हाँ, नहीं रखिए। तहसीन दे तो मैं रखूंगा, आप अनुमति नहीं। तहसीन जी रखिए, आप रखिए। दिस इज नॉट फेयर सर। मैं मेरा छोटा सवाल नीरज बाबू, ये शर्त मैंने पहले आपको बता दिया था, हेकलिंग में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। नहीं ठीक है, आप अपनी बात रखिए। अरे उसका भी जवाब वो दे देंगे, शहजाद भाई के जवाब जो पूछा वो दे देंगे। आप अपनी बात रखिए। आप पॉइंट्स आ रहे, मैंने उनके पॉइंट्स के बीच में नहीं बोला, मेरे पॉइंट्स के बीच में ना बोले, ऑडियंस को सुनने दे। हाँ, सुनाइए। ठीक है, मुझे सॉरी, मैं समय लूंगा, मुझे रिपीट। अरे देखिए, उन्होंने सॉरी बोल दिया भाई, कान पकड़ रहे हैं आप स्क्रीन पे देखिए। आरएसएस के 1925 से आरएसएस के मुखिया हेगडेवर जी मराठी ब्राह्मण, परांजपे मराठी ब्राह्मण, गोलवलकर जी मराठी ब्राह्मण, देवराज मराठी ब्राह्मण, सुदर्शन जी कन्नड़ा ब्राह्मण, भागवत जी मराठी ब्राह्मण। एक भी ओबीसी ने, एक भी दलित ने, ये 12 परिवार डिसाइड करते हैं कौन उनका अध्यक्ष बनेगा। हम उसमें नहीं बोलते एक महिला बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बन सकती। साहब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। शहजाद जी देश के लिए बात करें, बहुत अच्छी बात है, उनको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो सवाल पूछ रहे थे, उस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अब सर आप गांधी परिवार के खिलाफ है, आपका अधिकार है, होना चाहिए। आप इस शो पे कह दीजिए कि जय शाह, अमित शाह के बेटे भी परिवारवाद है। गलत है कि अमित शाह जी के बाद वो बीसीसीआई में आए। अरे संबित भाई जवाब दीजिए। पंडित नेहरू, मेरा सवाल क्या था? पंडित नेहरू, नीरज प्रभु, जवाब देता। ओ एंकर वाले भैया हमारे, मेरा सवाल जरा दोहराइए सर मेरा सवाल दोहराइए ना इनको। इन्होंने कहा हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े नेता है, सब अमेठी में क्यों हारे वो पूछ रहे हैं। पूछ रहा हूं कि भाई इतने चुनाव क्यों हारे आप, अमेठी क्यों हारे, और ये घोषणा क्यों नहीं कर देते हम मोदी को उसके गढ़ में जाकर हराएंगे? ये घोषणा करवा दीजिए प्रभु नीरज। हाँ बहुत अच्छे बोलो जी, बोलो। देखिए मैं राहुल जी और मैं बोलो, मेरे खून के रिश्ते बोलो। घोषणा तो नहीं करा सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राहुल गांधी हार गए अमेठी का चुनाव। और चुनाव जीतना और हारना कोई उसमें ये चीज होती है। वाजपेयी जी भी हार गए थे, मोदी जी अपना पहला चुनाव सेफ सीट से जीते थे, अमित शाह जी 2014 का चुनाव भी नहीं जीते थे, 2019 गांधीनगर सबसे सेफ सीट। अरे भाई सुनिए, चुनाव हार जी से थोड़ा सजा में आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो चुनाव हारने पे जवाबदेही मांगू तो मैं गद्दार। 12 परिवार की कहानी अब अनफोल्ड हुई है कि संघ में 12 परिवार तय करते हैं कि अगला सरसंघ चालक कौन होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि गांधी परिवार भी ब्राह्मण है। पंडित नेहरू उन्हीं का तो खानदान चल रहा है, उन्होंने अपने नाम के आगे पंडित भी लगा लिया था। बिल्कुल है, तो फिर क्या दिक्कत है? वो तो एक ही परिवार तय कर रहा है। सभी तो जवाब दीजिए। राहुल गांधी निकले थे अभी थोड़े। अब नीरज जी मैं आराम से आज आराम से डिबेट कर रहा हूँ। देखिए ये तो वो छोड़िए, हाँ वो ब्राह्मण वाला छोड़ दीजिए विषय ना। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले, और अभी बोल रहे पंडित कहाँ से हो गया। ये सब ड्रामा बंद कर दीजिए। देखिए मुझे तो आश्चर्य लग रहा है
ये अभी बोल रहे थे कि गांधी परिवार इतना महान, कितना बड़ा, गांधी परिवार से ही बनना चाहिए। अरे बताइए नीरज जी, ये मैंने और सजाद पूनावाला ने रोका हुआ है क्या कि गांधी परिवार बनाइए ना? अरे काजू कतली खरीद के कल से बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी बनेगा तो काजू कतली खाएंगे। किसने रोका है राहुल गांधी को बनाने से? किसने रोका है? दूसरा, ये अभी ये महाशय आपको टास्क दे रहे थे कि आपको टास्क है जाके आप फलाना पढ़ना, डिकना पढ़ना। कमाल है, जिसका एक टास्क 6 साल से पूरा नहीं हो रहा है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ये दूसरों को टास्क देते हुए फिर रहे हैं। कल आपको पता है AK एंटनी रो रहे थे और अहमद पटेल, ये दोनों मिलके बोल रहे थे कि अरे ये सारा जो हम लोग यहाँ CWC की मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली, ये सारा लीक कैसे हो जा रहा है, ये सारा टीवी पे कैसे दिख रहा है, लाइव कैसे दिख रहा है, हम इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बैठाएंगे। अब बताइए, जिस टेबल पे बैठ के ये मीटिंग कर रहे थे, उस टेबल के नीचे हम बैठे हुए थे क्या कि हम लीक कर रहे थे? अरे ये आप लोग लीक कर रहे थे प्रभु, आप लोग सारा फोटो लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे थे, आप लोग इंक्वायरी भी करवा रहे हैं और फिर हमें गाली दे रहे हैं। देखिए नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ठीक है, मैं छोटा सा उदाहरण देके अंत कर दूंगा। आपको याद होगा, हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक बच्चा जब स्कूल में फेल हो जाता था और रिपोर्ट कार्ड लेके घर पे आता था तो पापा मम्मी को पूछते थे कि क्या हुआ बेटा? वो रिपोर्ट कार्ड दिखाने से पहले बोलता था, मम्मी देखो ऐसा है ना, वो एग्जामिनेशन में सब आउट ऑफ सिलेबस आया, सिलेबस का क्वेश्चन ही नहीं आया, और फिर मेरा पेन में इंक भी नहीं था, तुमने इंक नहीं भरा था, निब भी टूटी हुई थी, और देखो मेरे जेब भी फटे हुए थे, मैं उसमें शार्पनर और रबर डाला था, वो भी रास्ते में गिर गए थे, और फिर मैडम ने आके 3 घंटे का पेपर था, मैडम आके बाकी सबको 3 घंटे लिखने दिया, मैडम आके 1 घंटे में मेरी पेपर छीन के चली गई, तो मैं कैसे करता बताओ? तो ये कांग्रेस पार्टी की हालत बिल्कुल उस फेलियर वाले बच्चे की है। इनका निब भी खराब है, इनके पेन में इंक भी नहीं है, इनके मम्मी ने इनको टिफिन भी नहीं दिया हुआ है, इनके निक्कर में छेद है जिससे सारा इरेजर और वो सब शार्पनर नीचे गिर गया है और इसलिए ये फेल हुए हैं। ये थोड़ी, इनके पास बुद्धि बहुत है, मतलब ये क्लास में फर्स्ट हो सकते हैं, बुद्धि बहुत है, मगर इनकी निक्कर में छेद है। क्या करें अब ये बताओ? शार्पनर गिर गया है, पेंसिल भी गिर गई है, अभी कैसे एग्जाम लिखे? आपने याद कर लिया होगा AICC कितनी बैठकें हुई हैं? नहीं नीरज, मैंने जो आपको काम दिया था वो आप भी याद नहीं कर पाओगे और संबित भाई भी नहीं कर पाएंगे। जवाब आपको देना है महाराज। अरे सुनिए ना, हाँ सर, हम पूछने के लिए बैठे हैं, जवाब आप दीजिए। हम जब दूसरे को शांति से सुनते हैं तो आप हमारे टाइम में क्यों बोलने लगते हो? अरे तो हम तो पूछेंगे ही ना, हम दूसरे थोड़ी बीच बोलने के लिए। एक बार क्वेश्चन पूछ के मुंह भी तो बंद करेंगे सर, बीच में घुस जाएंगे तो आदमी नहीं समझेगा। आप पहले मुझे ये बता दीजिए AICC की बैठकें कितनी, उसके बाद बोलिए आप, बोलिए। बीच में भूल जाएंगे, ये बढ़िया डायलॉग था। चलिए बोलिए, याद करके बोलिए। कांग्रेसी डायलॉग। अभी ये बात कर रहे थे ब्राह्मण का कि ब्राह्मणों पे चर्चा न हो, ब्राह्मणों पे चर्चा करना भाजपा के बस की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की चुन चुन की हत्या हो रही है, कुर्ता के अंदर जनेऊ पहनने वाले लोगों का बताइए कहाँ चले गए? भगवान, क्यों खामोशी आ गई है? एक बात, दूसरी बात तो बिल्कुल सही है, चुनाव जितना हार में लगा रहता है, कोई यहाँ से कौन सा चैनल लगा दिया नीरज बाबू? इनसे ना हो पाएगा। लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज है जिसपे देश को जानना चाहिए और संबित भाई को भी देश को बताना चाहिए कि ये तमाम पार्टी के अंदर की क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, इससे बड़ा भी एक मुद्दा होता है। वो ये है कि अगर पीकॉक का इवेंट मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया हो तो देश को बताइए कि कोरोना कंट्रोल कैसे होगा। अगर पीकॉक में 6 फोटो खींच गए हो तो देश को बताइए कि ये 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी गई, 50 करोड़ परिवार अफेक्टेड हुए, इनका कोई उपाय है? अगर पीकॉक इवेंट कंप्लीट हो गया हो तो देश को ये भी बताइए कि भैया हम लाल किले पे खड़े होकर भी चाइना का नाम नहीं ले पाते। और अगर पीकॉक इवेंट कंप्लीट हो गया हो तो देश को ये बताइए कि चाइनीज प्रोडक्ट हिंदुस्तान के पीकॉक का तो चयन भी नहीं हो पा रहा, बैठा हुआ है बेचारा। जी नीरज, अरे पीकॉक का कुछ तो करो। केवल एक लाइन संबित। यस शुभ्रांश भाई, आपकी एक प्रॉब्लम है, आप विषयांतर कर देते हो। जो सीधा सवाल पूछो उसको अब इसका जवाब लेना पड़ेगा। शहजाद आप दीजिए जवाब, फिर इसका संबित जी आप बताइए। ये आप लोग कोरोना और नौकरी छोड़ के यहाँ सब इस पे लगे हुए हैं, बताइए। एक ही लाइन। हाँ शहजाद बोलिए। एक ही लाइन बोलना। ये शोर ना करे, इन्होंने मोर की बात की है, शोर ना करे। हाँ ओहो, क्विकली समय खत्म हो जाएगा फिर। अरे शुभ्रांश जी, समय खत्म हो जाएगा। हाँ देखो,
अच्छा देखो नीरज जी, पार्टी के भीतर लोग कह रहे हैं नो मोर, पार्टी रही नो मोर, और ये शुभ्रांश कह रहे हैं मोर। मतलब ये डिस्कनेक्ट देखिए, पार्टी के पारिवारिक प्रवक्ता जो आते हैं वो किस तरीके से डिस्कनेक्टेड है। पार्टी चाह रही है काबिलियत हो, परफॉर्मेंस हो, जवाबदेही हो, और ये यहां पर आकर मोर कर रहे हैं, पार्टी नो मोर होती जा रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, भाई बीजेपी को मारो गोली, बीजेपी को दूर रखो, देश के बारे में बाद में चर्चा कर लो, अपने घर में चुनाव करा लो, अपने घर में सहिष्णुता ले आओ, अपने घर में जरा ये माहौल बनाओ ताकि गांधी परिवार पे कोई सवाल उठाए तो उसको गद्दार ना बोले। पर शुभ्रांश राय बाकी तमाम अपनी पार्टी की समस्याओं को छोड़कर दुनिया की समस्याओं को टैकल करने जा रहे हैं। ये देखिए इनके पार्टी। अच्छा ठीक है, अब सुनिए आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट हैं और मैं एक कमेंट सबसे जरूर लेना चाहता हूं। संबित, आप इसी मोर वाले का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं तहसीन के पास जाऊंगा। ठीक है। अरे शुभ्रांश भाई रुको ना, अब समय खत्म हो रहा है, एक कमेंट मेरा लेना। संबित भाई, हम तो चाहते हैं मोर चिट्ठियां, हम तो चाहते हैं मोर डेमोक्रेसी, हम तो चाहते हैं मोर लट्ठम लट्ठी हो। सारे मोर इनके पूरे डेमोक्रेसी के साथ सड़क पे उतर के आए, सारे निकम्मा, नकारा, हैंडसम, अंग्रेजी बोलने वाले, ये सब एक दूसरे के सर फोड़े। हमें क्या जा रहा है? ये बोल रहे थे कि आप कोविड के बारे में बात नहीं करते हैं, आप फलाने के बारे में बात नहीं करते। आप बताइए नीरज जी, मतलब सुबह उठ के हम लोग इनके लिए नोट भी प्रिपेयर करें, मतलब घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होगा ये सब टाइप करके कंप्यूटर में बना बुना के प्रिंट आउट निकाल के हम जाएंगे वो 24 अकबर रोड में इनके ऑफिस में, और 10 जनपद में देके आएंगे बीजेपी वाले, और वहां आदरणीय मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी, अमित शाह जी इनकी पार्टी का भी गठन करेंगे कि अच्छा आओ, तुम लोगों से गठन नहीं हो पा रहा है, अब हम CWC मीटिंग करके एक स्ट्रांग अपोजिशन बनाएंगे। वो स्ट्रांग अपोजिशन बनाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम लोग करेंगे इनके लिए। तो ये क्या करेंगे? ठीक। अच्छा समय कम है। तहसीन जी, एक सवाल आपसे। CWC की कमेटी तो आपने देखी होगी, जो उसके परमानेंट इन्वाइटी 22 आदमी, उसमें मैंने कल भी कहा था कि 17 लोग ऐसे हैं जो 61 से 92 साल के हैं, और बाकी जो है उसमें सबसे कम उम्र प्रियंका जी की है जो 48 साल की। तो चलिए 48 से 60 तक मान लेते हैं कि राजनीति में युवा माने जाते हैं, लेकिन मोतीलाल वोरा जी, ससम्मान में कह रहा हूं कि उनका CWC में रहना क्यों जरूरी है? क्यों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जगह खाली करें लोगों के लिए? ये आवाज ये भी उठ रही ना कि CWC को भी चेंज किया जाए, क्योंकि डिसाइसिव बॉडी तो वही है। और आप लोग जो है, आपसे मतलब नॉट पर्सनल यू, जो स्वामी भक्ति कांग्रेस में चल रही, उससे कब मुक्ति मिलेगी? CWC के कुछ ऐसे इन्वाइटीज भी, जैसे अशोक गहलोत जी स्पेशल इन्वाइटीज, जो उम्र में मोदी जी से उम्र में कम है, तो इसी लॉजिक से मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं लेना चाहिए, संबित पात्रा भाई को प्रधानमंत्री बना लेना चाहिए। यही प्रॉब्लम होती है। तहसीन भाई एक सेकंड, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। 2000 प्लीज मैं अपनी बात, अभी एंडिंग है ना, प्लीज मैं अपनी बात मैं विनम्रता से कबूल करता हूँ कि 2014 2019 के 2014 और 2019 के चुनाव हम हार गए, मैं इसको कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो गलत हो रहा देश में हम उस पर बात नहीं करें, हम अपना मामला संभाल लेंगे। लेकिन आप शहजाद जी क्योंकि देश के लिए इतना बोलते, ये बता दें आज इस शो पे, और बता दें कि वो देश के सच्चे सिपाही कि जय शाह अमित शाह के बच्चे गलत है, कि वो BCCI में है, वो गलत है और वो परिवारवाद है। आज शहजाद एक लाइन बोलकर दिखा दे, मैं भी मान जाऊंगा। बहुत बोलते हैं ना रेहान के खिलाफ, इनके खिलाफ बोलते दिखाए, बोलो गलत है जय शाह। शहजाद आप बोलिए। मैं बोल सकता हूं आप? हाँ बोलिए। हाँ, जिस दिन बीजेपी में, एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूं, जिस दिन अगर बीजेपी ये कह दे कि क्योंकि जय शाह अमित शाह का बेटा है, उसका अध्यक्ष बनना और प्रधानमंत्री बनना तय है, तो मैं उसी मुखरता से बोलूंगा। बाय द वे, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं, कांग्रेस का सदस्य आज तक हूं, और इसीलिए मैं सवाल पूछता हूं कि देश का मामला सुधारने से पहले अपना घर का मामला सुधार दो। हमने तो केवल यह कहा है कि जिस लोकतंत्र को आप स्वस्थ करना चाहते हो देश में, उसे पार्टी में भी थोड़ा सा नमक लोकतंत्र का पार्टी में भी डाल दो। पर यह इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि इनके लिए अगर हम बात उठाते गांधीवाड़ा परिवार की कि ये कैसे चुनाव हारते हैं पर इनकी जवाबदेही नहीं होती, तो ये मोदी पर भाग जाते हैं। अरे कम से कम मोदी और जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह चुनाव तो जिताते हैं, और उनकी पार्टी में 20 साल में 8 अध्यक्ष बदले। आपकी पार्टी में चाहे चुनाव हारे या जीते, अध्यक्ष तो वही रहेगा, कुछ ना बदलेगा। जी समय मेरा खत्म हो रहा है। नहीं शुभ्रांश जी, अब समय खत्म हो गया, आपने काफी रख दिया अपने पॉइंट्स। अब मैं ये कहना चाहता हूँ 10 सेकंड क्लोजर स्टेटमेंट, 10 सेकंड, 1 लाइन, 10 सेकंड नहीं, 1 लाइन बोलिए, 3 सेकंड, समय नहीं है पार्टी क्लोजर हो रही है। देखिए ऐसा है ना, गांधी शब्द सुनते ही ना
त्याग समर्पण और शहादत चेहरे के सामने अरे आ सर जाता है। देखिए, आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सुनो, अब समय खत्म हो गया सर, मेरे को तो बोलने दो, मैं एंकर हूँ भाई। 30 सेकंड में खुद के लिए तो रखूंगा कि नहीं रखूंगा भाई, आप ही सब लोग बोल लोगे क्या? अगर ये बात ऑन एयर है तो सब चुनाव की जो लिस्ट होती है, इलेक्टोरल लिस्ट, वो हर समय बदलती रहती है। इसलिए राजनीतिक दलों को भी अपनी स्ट्रेटजी और पार्टी में चेंज करना चाहिए, क्योंकि आप उससे उस फील को कैप्चर करते हैं। ये बात हर पार्टी को समझनी चाहिए। आज मुश्किल में कांग्रेस इस लिस्ट पे चर्चा हो रही है। और जो बात मैंने CWC के लिए कही है, तहसीन भाई ध्यान से सुनिएगा आप, सिक्योरिटी काउंसिल जो UN की है, उसके परमानेंट सदस्य और स्पेशल इन्वाइटी के अधिकारों में फ़र्क है। इसलिए आप कृपया करके जो स्पेशल इन्वाइटी का आप मुझे सुना रहे थे, वो कंपैरिजन गलत है। इसलिए कहा जा रहा था कि बड़े बदलाव की ज़रूरत है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कई G24 कह रहे हैं, तो सोचना चाहिए। सिर्फ स्वामी भक्ति या एक ही परिवार के लिए अगर आप लोग काम करते रहेंगे तो ऐसे सवाल विद इन पार्टी उठते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए CNBC आवाज़।